So, hello Deepak Thakur and everyone. Please join me as soon as possible. So, hi guys, welcome back to Set Time Bound Goal and this is Sandeep Bhaiya. And guys, join the session as soon as possible. I'm waiting for you. And guys, this is a very important chapter of current electricity. हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर में क्या सीख रहे हैं भाई लोग? बताओ, सर्किट को सॉल्व करना सीख रहे हैं और सर्किट को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, आपको आना ही चाहिए क्योंकि एएमयू में यहां से सवाल आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सर्किट का सवाल 100% गारंटी है। पेन पहले पेज पे लिख लो कि 100% सर ने बोला है तो आएगा ही आएगा, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तुम जिस भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे एएमयू, चाहे जामिया, चाहे सीएचएस, चाहे तुम्हारा कक्षा 10 का बोर्ड ही क्यों ना हो, यहां से एक सवाल गारंटी के साथ आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तुम ये लिख ले लो, लिख के ले लो। इन एग्जाम्स में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, सर्किट सॉल्व करना, ये आना ही आना है। तो कितने लोग आ गए? गुड इवनिंग ऑल इन वन प्लेस। फटाफट कितने लोग आ चुके हैं? फटाफट ज्वाइन करिए, ज्वाइन द सेशन, देन फर्दर आई विल स्टार्ट दिस। फटाफट आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? वेयर आर यू गाइज? अरे भाई कहाँ हो? आज डीपीपी भी डिस्कस करनी है। आई होप तुम लोग डीपीपी लगा के डीपीपी भी सॉल्व करके लेके आए होगे। सारे लोग चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाते चलिए, क्योंकि आज और कल हाँ ठीक है, परसों संडे को, आज और कल में तुम्हारा ये करंट खत्म हो जाएगा। संडे को तुम्हारा एग्जाम है, संडे को तुम्हारा एग्जाम है भाई साहब। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। कैन यू लिसन मी गाइस? शुड आई स्टार्ट राइट नाउ? यस सर नो बोलो भाई लोग, हाँ या ना बोलो। आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। ओके गाइस, तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 6-7 लेक्चर कर रखा है और आई होप मैं क्वेश्चन की भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं कि लगे हाथ आपको मतलब क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाएगा कि सवाल में क्या करना है, कैसे करना है। जो मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कक्षा 10 के जो टॉप मोस्ट छात्र होंगे ना इस अपने स्टेट के, उनमें से तुम एक हो जाओगे अगर तुम मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो। क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूं इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता है, इससे कम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर तुम इतना पढ़ लेते हो जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो दीज आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ये सफिशिएंट है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। इवन मैं थोड़ा और अपर लेवल करके पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भैया, चाहे सवाल कहीं से भी आए, 100% आई कैन डू दिस, 100% यू कैन डू दिस। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। फाउंडेशन लेवल पे मेरे लेक्चर्स बहुत ही शानदार हैं। अगर तुम इसे कर रहे हो, अगर तुम इसे कैच कर पा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम समझ लो बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर तुम कैच नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो तुम्हारा लेवल कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा लो है। तुम्हें अपने लेवल को क्या करना है, अच्छा करने की रिक्वायरमेंट है। और जो लोग कैच कर पा रहे हैं बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और जो लोग इस रैंक बूस्टर सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं गाइस, ये सीरीज जो है फुल्ली फ्री है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th का रिवीजन करना चाहते हैं, जो एएमयू क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जामिया या फिर सीएचएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सीरीज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा स्टार्ट किया हुआ, जो कि हम अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करना चाहते हैं। ये सीरीज फ्री है, इसको फ्री मत समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसकी अहमियत तुम्हें आगे चल के पता चलेगी जब लोग तुम्हारे साथ के लोग, जब तुम जब तुम्हारे साथ के लोग 20-25 हजार दे के टहल रहे होंगे ना, और उसके बाद भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, देन यू विल रियलाइज कि यस सर, संदीप भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। ओके गाइस, ये डीपीपी जो है आपको ऐप से डाउनलोड कर लेना है। डीपीपी लगाने में कोई कंजूसी मत करिएगा, सब कुछ फ्री है। टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया, संडे को आपका टेस्ट है, हर संडे आपका टेस्ट होगा। अभी यूनिट वाइज टेस्ट होगा, आगे चल के फुल सिलेबस टेस्ट होगा। और जो मार्क्स तुम्हारे मेरे टेस्ट में आएंगे ना, वही मार्क्स मान के चलो उसी से 5-10 नंबर इधर उधर तुम्हारे एएमयू के एग्जाम में भी आएंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो। क्लास नोट्स मैं शेयर करता रहता हूँ ऐप पे, वहां से डाउनलोड कर करके अपना नोट्स बनाया करिए। डाउट सॉल्विंग ग्रुप व्हाट्सएप पर है, वहां बकैती करने के बजाय आप लोग क्वेश्चन भेजा करिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
और चैप्टर वाइज फ्री पीवाईक्यू आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके गाइस, दिस आर और स्टार फैकल्टी ऑफ दिस बैच एंड आई होप। अच्छा, बायोलॉजी की क्लास आज नहीं हुई, फ्राइडे सैटरडे और संडे बायोलॉजी की क्लास 5:15 से 6:15 तक चलती है। आज सर क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई ही वाज अनएबल टू टेक द क्लास, बट कल बायोलॉजी के लिए तौहीद सर आएंगे, डोंट वरी गाइस। ओके, और एक बात मैं और बता दूं, जो लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, डेली क्लास करो। अगर तुम्हें और भी कोई डाउट आता है और भी किसी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हमने ऑफलाइन में सेंटर स्टार्ट किया है सेंटर पॉइंट पे। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा हो कि कहां है तो तुम गूगल पे भी डालोगे ना, गूगल मैप में डाल देना सेट टाइम बाउंड गोल, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे लाके तुम्हें छोड़ेगा। उसी को फॉलो करते हुए आ जाना, तुम हमारे सेंटर पे आ जाओगे और वहां पे आके तुम डाउट पूछ सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। ओके, तो ऑनलाइन में भी हम आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ऑफलाइन में भी हम आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। बस आप हमें क्या दो, आप हमारे साथ होनेस्टी के, हाँ, आप हमें होनेस्टी के साथ, हमारे से अगर जुड़ के पढ़ रहे हो तो होनेस्टी के साथ पढ़ो, अपने टाइम को यूं व्यर्थ मत करो। ओके गाइज, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताऊंगा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी में लगभग लगभग 10 क्लास लग जाएंगे, 8 क्लास हो गए, 2 क्लास और लगेंगे। और अगर हम उसके बाद से मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेटिक में तुम्हारा लगभग लगभग 6 से 7 क्लास लग सकता है, 6 से 7 क्लास लग सकता है। सोर्स ऑफ एनर्जी में ज्यादा क्लास नहीं लगेगा, 3 क्लास में तुम्हारा ये काम बन जाएगा। ओके, अगर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये भी तुम्हारे 10 क्लास लगेंगे, 10 क्लास लगेंगे, मतलब 8 से 10 क्लास लगेंगे। और इन में तो एक और एक लेक्चर लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, तो नहीं, 100% ऑलमोस्ट, अगर तुम रेगुलर बने रहे क्लास में, अगर तुमने रेगुलर हमसे पढ़ाई करी, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहे, तो गारंटी के साथ सिलेबस कवर करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो पहले क्लास 10th का सिलेबस कवर कराऊंगा ताकि तुम्हारा बोर्ड भी निकल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए बोर्ड में। उसके बाद से हम फिर क्लास 9th के सिलेबस को कवर करेंगे। जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, हम लोग क्लास 9th के, और मार्च खत्म होते होते तुम्हारा ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। साथ ही में हम पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, है ना। तो अभी तो बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, खत्म कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ईमानदारी के साथ हमारे साथ पढ़ रहे हो, डेली क्लास कर रहे हो, अगर मोटिवेशन बनाए रख रहे हो, तब। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और आई होप तुम लोग को एक एग्जांपल समझ में भी आएगा, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है। ओके, करण पुंदुर, आई एम रिपोर्टिंग सर। फजीला, हेलो, प्रेजेंट सर। ओके, दीपक, ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग आए हैं, जो कि बिल्कुल भी मुझे देख के अच्छा नहीं लगा, बट कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, मैं यही चाहता हूं। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें गाइज। शुड आई स्टार्ट द क्वेश्चन राइट नाउ? प्लीज टेल मी गाइज, टेल मी, क्या क्वेश्चन शुरू करूं? गाइज टेल मी, आर यू रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम? बच्चा लोग, आर यू रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम? हाँ या ना बोलो, क्या आप लोग रेडी हो? गाइज आर यू रेडी? प्लीज टेल मी। अरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे तब तो भाई। शुरुआत करें, चलो। ओके, ठीक है। अच्छा, डीपीपी तुम लोग करके आए हो? डीपीपी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीपीपी का डिस्कशन बड़ा जरूरी है ना। चलो, अब हमसे एक सवाल के थ्रू समझते हैं। पहले हमने क्या देखा कि सर बहुत सारे जब नेटवर्क हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ मेथड्स यूज करेंगे। पहला मेथड था कि सर सीरीज पैरेलल से कर लो। दूसरा मेथड था, हो सकता है कि सीरीज और पैरेलल मिक्स करके हो, उसको हम सक्सेसिव रिडक्शन बोलते हैं। तीसरा मेथड था कि सर इक्विपोटेंशियल से कर लो। अब चौथा मेथड हो सकता है व्हिटस्टोन ब्रिज, अब उसी को पढ़ेंगे। लेकिन उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। हम पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें हम ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच हमें निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई?
सॉल्व करेंगे कैसे, कैसे पकड़ेंगे? तो अगर मुझे आर ए बी निकालना हो तो हाउ आई विल सॉल्व इट। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर करंट सर यहां से जाएगी ना तो इन दोनों में सेम करंट आएगी, और इन दोनों का एक पॉइंट, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दोनों मुझे डायरेक्टली सीरीज में दिख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 4 और 2 मिलके 6 ओम हो जाएंगे। और 6 ओम और 6 ओम किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। कितने लोग को दिख रहा है सर 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है? क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक टर्मिनल पॉइंट सी पे है और दूसरा टर्मिनल दोनों का पॉइंट डी पे है। मतलब ये जो 6 ओम है इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज और एकरा क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो 6 और 6 किस में हो गए बेटा? 6 और 6 किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। अब 6 और 6 पैरेलल में है तो क्या मैं 6/2 लिख दूं डायरेक्ट r/n से? हाँ सर, आपने फॉर्मूला सिखाया था। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, तो मैं इस पूरे को रिड्यूस करके यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ। कितने लोग को फील हो रहा है? अच्छा सर, अगर 3 ओम का रजिस्टर लगा सकते हो तो देखो यहाँ से करंट जाएगी, क्योंकि बैटरी तो यहाँ लगा होगा, जिसके क्रॉस पूछेगा हम बैटरी उसके क्रॉस मान लेंगे, है ना। तो अगर बैटरी इसके क्रॉस लगा होगा तो करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से आई होगी तो कुछ इधर गई होगी, कुछ इधर गई होगी। तो ये 2 ओम और ये 3 ओम किस में होंगे बेटा? 2 ओम और 3 ओम किस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो इनको हम बोल देंगे जोड़ के 5 ओम। अब देखो 5 ओम, इनका एक टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, तो इसका मतलब 5 ओम और 1 ओम सीरीज में है। तो RAV की वैल्यू क्या होगी सर? 5 गुणे 1/5 + 1 दैट इज भी 5/6। कितने लोग को समझ में आया कि पहला सवाल कैसे किया? हर बार मैं सर्किट बनाऊं जरूरी नहीं है, हर बार मैं सर्किट बनाऊं जरूरी नहीं है, हर बार मैं फार्मूला लिखूं जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जरूरी है आंसर लेके आना। जरूरी क्या है? जरूरी है अपने दिमाग को विकसित करना, अपने सोच को विकसित करना, इस कदर विकसित करना कि सवाल को देख के आंखों से हल कैसे करें, है ना। हाथों से तो सब हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करिए आंखों से, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलते जाओ, कितने लोग को समझ में आ रहा है? कुछ लोग तुम में से ऐसे पप्पू नंदन होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। तो जिन भी पप्पू नंदनों को समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, पप्पू नंदन सारे लोग बता दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं फिर से समझाऊं, एक एक में ड्रॉ करके सिखाऊं। अदरवाइज मेरी स्पीड बहुत तेज है। मतलब तुम्हारा जो, मान लो अगर तुम्हारे सवाल में अगर जामिया में या AMU में अगर फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं या 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो तुम 20 क्वेश्चन को 20 मिनट से पहले कर लोगे। इतना फास्ट मैं स्पीड तुम्हारी करा दूंगा। तो जल्दी जल्दी बोलो सारे लोग। ओके, ऋषु शर्मा कह रहे हैं मैं नया हूं। बहुत बढ़िया ऋषु, अगर तुम नए हो तो बहुत बढ़िया इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। अब तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले खत्म करना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो पहले करंट खत्म करो फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पूछते रहना, बोलते रहना, ठीक है। चलो, अब C और D के बीच में हम क्या निकालना चाहते हैं? R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। तो C और D के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है तो मतलब बैटरी यहां कहीं लगी होगी, है ना। ऐसी कहीं बैटरी लगी होगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बात है यार, इसको निकालना कैसे? 2 और 1 3 और 4 और 2 6। तो ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम, ठीक है, बढ़िया। अब देखो 3 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में है? डायरेक्टली पैरेलल में है। तो ये 6 और ये 6 मिलके क्या हो जाएंगे? 3 ओम हो जाएंगे। और फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम मिलके कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि R/N ही तो लिखते हो, R/N ही तो लिखते हो। R इक्विवेलेंट अगर आइडेंटिकल, अगर N आइडेंटिकल रजिस्टर हो, याद करो याद करो, अगर N आइडेंटिकल रजिस्टर हो, आइडेंटिकल रेजिस्टर हो, तो मैं डायरेक्टली R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिखूंगा? R/N। अगर N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसकी कि ये याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 6 मिलके 3 और 3 और 3 पैरेलल में मिलके कितने हो जाएंगे? 3/2, जिसको हम बोलेंगे 1.5 ओम। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। कितने लोग को फील हो रहा है? अगर तुम्हें नहीं फील हो रहा है इसका मतलब तुम मेरे लेक्चर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इसका मतलब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जो चीज मैं तुम्हें अभी सबसे बेहतरीन ढंग से सिखा सकता हूं वो तुम पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के तुम किसी और से सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे। सबसे बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है तुम्हें R इक्विवेलेंट निकालना। और मैंने तुम्हें परसों ही बोला था कि आज से लेक्चर का लेवल अप होता जाएगा और मैं आंखों से सवाल सॉल्व करूंगा। हाथ तो बहुत दूर की बात है, और तुम्हें भी आंखों से सवाल सॉल्व करना है। चलो भाई, A और F के बीच में निकालते हैं। किसके बीच में निकालते हैं? A और F के बीच में निकालते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। और जिस भी
पप्पू नंदन को नहीं समझ में आ रहा हो वो मुझे अभी बता दे, ताकि मैं उसके समस्या का कुछ समाधान कर दूं, वरना आगे चल के और समस्या का समाधान नहीं होगा बेटा, है ना। पप्पू नंदन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ सीखने का जज्बा रखते हो तो टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अब ए और एफ के बीच में हमें निकालना है। किसके बीच में निकालना है बच्चा पार्टी? ए और एफ के बीच में निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं बोल सकता हूं कि साहब ए और एफ के बीच में अगर निकालना है ना, ए और एफ के बीच में निकालना है, तो देखो ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 ओम हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। इसको मैं और रिड्रॉ कर दूं क्या? रिड्रॉ कर दूं? देखो अगर ए एफ है तो ए बी एफ होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर ए बी एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या पॉइंट है? ए है, देखो ए है, बी है, सी है, एफ है, ई है। तो लिख लो, इसको रीड्रॉ कर लो, रीड्रॉ कर लो, क्योंकि सर्किट तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको जैसे चाहो वैसे रीड्रॉ कर सकते हो। चलो ए है, बी है। ए और बी के बीच में कितने रजिस्टर हैं भाई? ए और बी के बीच में कितने रजिस्टर हैं? 1 ओम का रजिस्टर है। ये 1 ओम का रजिस्टर बता दिया। ठीक है, ए और सी के बीच में कितने रजिस्टर हैं? ए सी है, इसके बीच में है, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम। ठीक है, अब देखो बी और एफ, दिस इज एफ, तो बी और एफ, अरे एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो तुम, क्या ये पूरा का पूरा वायर प्लेन है? क्या तुम्हें पूरा का पूरा वायर प्लेन दिख रहा है? तुम सोचो, क्या ये पूरा का पूरा वायर तुम्हें प्लेन नहीं दिख रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर मेरे को प्लेन दिख रहा है? ये बोलो, कितने लोगों को पूरा का पूरा वायर प्लेन दिख रहा है? अगर ये पूरा का पूरा वायर बेटा प्लेन हो, अगर पूरा का पूरा वायर प्लेन हो, तो तुम सोचना, तुम सोचना, हमें ए और एफ के बीच में हम लोग निकाल रहे थे, तो एफ का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा। एफ का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। मतलब डी को भी मैं एफ पॉइंट ही बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। ए बी एफ है, ए बी एफ है और ए बी एफ है। तो अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, लुल्ल सवाल निकला। कैसा सवाल निकला बेटा? लुल्ल सवाल निकला। देखो ए सी ई और एफ, ए सी ई और एफ निकालना है, तो ए और एफ के बीच में एक बैटरी अगर मैं लगा भी दूं, तो मुझे ए किस में, ये दोनों सीरीज में दिखेंगे? ये दोनों किस में दिखेंगे? सोचो, ये दोनों सीरीज में दिखेंगे, तो 4 2 6, 6 के साथ 6 पैरेलल में दिख गया। अब जैसे ये पैरेलल में दिख गया, तो मैं क्या बोलूंगा? 6 और 6 काट के लिख दूंगा 3। 3 के साथ 2 किस में दिखेगा बेटा? सीरीज में। 3 के साथ 2 किस में दिखेगा? 3 के साथ 2 किस में दिखेगा सर? सीरीज में दिखेगा। सीरीज मतलब 5, और 5 के साथ 1 किस में दिखेगा? पैरेलल में। तो 5 गुणे 1 अपान 6, एकदम यही वाला सवाल हो गया। आर और बी ए के बीच निकालो या ए और एफ के बीच निकालो, आंसर सेम आएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर आंसर सेम आएगा? क्यों? क्योंकि बी पॉइंट ही डी है और डी पॉइंट ही एफ है। कितने लोग ये सवाल देख के पकड़ लिए? कितने लोग ये सवाल देख के पकड़ लिए? और तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको सवाल देख के पकड़ में नहीं आया होगा कि सर ये तीनों पॉइंट एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना बेटा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल का ड्रॉप ही नहीं होगा। ये तुम्हें फील होना चाहिए, है ना? बोलो बच्चा पार्टी। अच्छा, अगर ई और एफ के बीच में पूछे तब क्या करोगे? तो बोलोगे सर 2 1 3 किसमें है? 2 1 3 किसमें? सीरीज में। 3 के साथ 6 किसमें है? पैरेलल में। तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 6 बटा 9 बराबर 3। और 3 के साथ 4 किसमें है? सीरीज में। तो ये 7 हो गया। और 7 के साथ 2 किसमें है? पैरेलल में। तो 7 गुणे 2 बटा 9, 7 दूनी 14 बटा 9। लो, ई और एफ के बीच में भी आ गया। चलो ए और सी के बीच में निकालो बच्चा पार्टी, ए और सी के बीच में निकालो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? ए और सी के बीच में निकालो। चलो ए और सी के बीच में निकालो, इसको और इसके बीच में, सॉरी इसके और इसके बीच में निकालो आर इक्विवेलेंट। तो हाउ टू सॉल्व? तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूं? ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये क्या करा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे मैं ऐसे फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या बोलोगे? सर बैटरी इसके अक्रॉस लगा देते हैं और आर इक्विवेलेंट लगा के देखते हैं। तो देखो ये 4 और 2 सीरीज में है। हाँ सर सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 2 मिलाया 6, 6 और 6 किस में है साहब? पैरेलल में है। तो ये 6 और 6 मिल के हो जाएंगे 3। ठीक है, अब 3, ये 3 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो ये 3 हो गया और 1 हो गया, तो जो करंट इधर आएगी वो इसमें से होके इसमें जाएगी। तो मैं बोलूंगा ना 3 और 1 इसमें है सीरीज में, तो ये हो गया 4। अब 4 के साथ 2 किस में है? पैरेलल में। तो 4 गुणे 2 बटा 6,
तो 2 3 6 दैट विल बी 4/3। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4/3 ओम। कितने लोग को सारे आंसर आ गए? तुम अपना कर रहे होगे और मैं अपना कर रहा था, ठीक है। ए और एफ के बीच में कितना आंसर आ रहा है? दैट विल बी 5/6, दैट इज 5/6, ठीक है। ए और एफ के बीच में आंसर आ रहा था, और ई और एफ के बीच में कितना आया था अभी मैंने निकाल के तुम्हें दिखा दिया था। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर ठीक है, मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए? तुम में से कौन ऐसा पहलवान था जिसके सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए थे? किस पहलवान के सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए थे? आमिर आलम, फजीला, बोलो पहलवान, क्या सारे क्वेश्चन के आंसर तुम लेके आ गए थे? तो इससे तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालने का सारा खेल समझ में आ गया होगा। चाहे जिसके क्रॉस भी आर इक्विवेलेंट पूछे, चाहे जिसके क्रॉस भी आर इक्विवेलेंट पूछे, तुम्हें इससे क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आज के टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज जो है क्यों आया कॉन्सेप्ट में, इस सवाल को देखो। हमसे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तुम मुझे बताओ कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। क्या तुम इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो? इस सवाल को देखो, क्या तुम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो, हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा, अगर मान लो मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दूं, एक बैटरी भी लगा दूं, और अगर बैटरी में आई करंट फ्लो भी करा दूं, तो जो आई करंट यहां जाएगी उसमें से I1 इधर चली जाएगी, I2 इधर चली जाएगी। अब चूंकि ब्रांचिंग हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों सीरीज में कतई नहीं है। अब अगर I2 करंट यहां आएगी तो कुछ I3 यहां चली जाएगी और कुछ I4 यहां चली जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ब्रांचिंग हो गई। और ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां तो I2 थी और यहां I4 है, तो ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। पैरेलल में है क्या? तो देखो, इसका ये वाला यहां जुड़ा है और ये वाला यहां जुड़ा है, और इसका एक तो यहां जुड़ा है लेकिन दूसरा यहीं खत्म हो गया है। तो इसका मतलब आर और ए आर पैरेलल में भी नहीं है। देख लो, कोई सोच के देखो, कोई भी रजिस्टर ना तो सीरीज में पकड़ में आएगा ना ही पैरेलल में पकड़ में आएगा। और जब तक सीरीज या पैरेलल में पकड़ में नहीं आएगा, तब तक हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। पकड़ में आना बड़ा जरूरी है। सीरीज पकड़ने के लिए करंट से देखेंगे कि अगर सेम करंट दो रजिस्टर में बह रहा है तो दोनों सीरीज में होंगे। पैरेलल पकड़ने के लिए वोल्टेज से देखेंगे, अगर दोनों रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो इसका मतलब वो पैरेलल में है। लेकिन देखो, इन दोनों का एक टर्मिनल तो ठीक है, लेकिन दूसरा टर्मिनल क्या एक जगह है? नहीं, इसका दूसरा टर्मिनल तो यहीं खत्म हो गया है और इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ खत्म हुआ है। तो इसका मतलब ए आर और ए आर बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है। ए आर और ए आर भी सीरीज पैरेलल में नहीं है, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो किस में है साहब? किसी में नहीं है। तो सीरीज और पैरेलल बनाने के लिए, अब ऐसे टाइप को सॉल्व करने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? बोलो बोलो, किसका यूज करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका यूज करते हैं बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज का। थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है पर अपने को ये आना चाहिए, है ना। ऋषु शर्मा डीपीपी मींस होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। मैं क्वेश्चंस देता हूं, सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आएंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, तो बताओ, अब व्हीट स्टोन मैं तुम्हें सिखाना शुरू करता हूं। अब थोड़ा सा और उसके साथ थोड़ा सा कायदे के साथ सीखने की कोशिश करना। यह एक क्या है? यह तुम्हें क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है, सॉरी क्वाड्रेटरल दिख रहा है, यह एक चतुर्भुज दिख रहा है। कितने लोगों को दिख रहा है कि हाँ सर इस आकृति में चार भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं हैं बेटा? चार भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। अच्छा, इसके मैं दो डायगोनल बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चा पार्टी? दो डायगोनल्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो, एक डायगोनल यहां बना दिया, और एक डायगोनल यहां बना देता हूं।
एक डायगोनल यहाँ बना दिया, एक डायगोनल यहाँ बना देता हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, लो ठीक है, मैं 2 डायगोनल्स बना देता हूँ। अच्छा ये सारे वायर के बने हैं, अब चूंकि ये कट कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको अंदर के बजाय बाहर से बना देता हूँ, ताकि क्या ना हो, ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो कट कर रहे हैं। ठीक है हाँ यार, तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, रुक जाओ। अब समझना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इस वाले को, अब चूंकि ये कट करेगा, अगर मैं यहां से बना भी दूं, तो ये कट करेगा, तो कट करते हुए वायर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, बाहर से बना देता हूं। ये भी डायगोनल ही है ना। अब वायर को अंदर से बनाओ या बाहर से बनाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है चलो, और इस डायगोनल में मैं एक बैटरी जोड़ देता हूं। ठीक, इस डायगोनल में एक बैटरी जोड़ देता हूं। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझना कि किया क्या गया। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी गई और चारों भुजाओं में, चारों साइड्स में एक रजिस्टर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया बच्चा पार्टी, एक रजिस्टर लगा दिया, दैट इज R1, दैट इज R2, ठीक, दैट इज R3 और दैट इज R4। ये 4 रजिस्टर लगा दिए गए। तुम्हें दिख रहा है क्या हुआ? अच्छा अच्छा, इसमें करंट मापने के लिए क्या लगा देते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं। अरे इसमें कितना करंट जा रहा है कैसे पता चलेगा? अमीटर से पता चलेगा, है कि नहीं। तुम चाहो तो इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दो, क्या लगा दो, एक रजिस्टर भी लगा दो, लो इसमें जो भी लगाना है लगा लो, लेकिन इसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है इसके लिए अमीटर लगा दो। अब अमीटर क्या होता है मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम लोग आगे चल के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। 2 इंस्ट्रूमेंट स्पेशल हैं जो अपने को पढ़ना है, एक है अमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर। एक है अमीटर और दूसरा है वोल्टमीटर। अमीटर का काम क्या है, किसी भी सर्किट में करंट को मापना, किसको मापना, धारा मापना। और वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मापना, किसको मापना, वोल्टेज को मापना या पोटेंशियल डिफरेंस मापना। तो अब इसमें धारा बह रही है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? अब किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अपन लोग को एमीटर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा बच्चा पार्टी? अमीटर से पता चलेगा। अमीटर लगा दो, अगर उसकी सुई डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, अगर सुई डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसमें देखा गया अलग अलग कॉम्बिनेशन का रजिस्टर रख के देख रहे थे वो, तो करंट बह रहा था। लेकिन एक केस ऐसा आया, कैसा केस आया, एक स्पेशल केस ऐसा आया, कैसा समझना, कैसा केस, स्पेशल केस ऐसा आया जब इन्होंने इस वाले को R1 और R2 के रेशियो को, R1 अपन R2 के रेशियो को बराबर कर दीजिए R3 और R4 के रेशियो के। किसके? R1 और R2 के रेशियो को बराबर कर दिया R, जैसे यहाँ पे इन्होंने ले लिया 2 ओम, यहाँ पे ले लिया 4 ओम, इनका रेशियो कितना आ रहा है, 4/2, मान लो 2/4 1/2 आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने ले लिया 3 ओम और यहाँ ले लिया 6 ओम, तो इन दोनों का रेशियो भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब इन्होंने देखा कि जब इस रेशियो में रजिस्टर को लिया जा रहा है तो इस अमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब तुम बताओ, अगर इस वायर में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इस वायर को रखने का कोई मतलब है या हटा दें? तुम बताओ। अगर इस वायर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसको रखने का कोई मतलब है? नहीं सर, कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको मिटा दीजिए, इसके रखने ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ये सर्किट किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया अगर ये R1 और R2, R3
और R4। अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए तो R1 और R2 और R3 और R4 का रेशियो अगर सेम हो जाए तो ये सर्किट इस सर्किट के बराबर हो जाएगा। और इस सर्किट को वैसे तो हम बोलते हैं व्हीट स्टोन, क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन, क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन जब रेशियो बराबर हो जाए तो बोलते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। रेशियो बैलेंस हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं? अच्छा, ये कितने लोगों को समझ में आया कि हुआ क्या? पहले लिख लो। इसमें होता क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स में हम चार रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और एक डायगोनल में हम एक रजिस्टर लगाते हैं और दूसरे डायगोनल में क्या लगाते हैं बेटा? बैटरी लगाते हैं। और फिर डायगोनल में करंट को मापने के लिए क्या लगाते हैं? अमीटर लगाते हैं। तो ये करने के बाद जब हम R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर कर देते हैं तो उस केस में अमीटर में बहने वाली करंट क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और अगर ये इसमें कोई करंट ही नहीं बह रही है तो इस वायर को लगाने और ना लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इस वायर को हम मिटा देते हैं, वो ऐसा बन जाता है। अब सोचो, अगर अब मुझसे पूछा जाए कि इसमें करंट बताइए या आर इक्विवेलेंट बताइए तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं। कैसे? R1 और R2 सीरीज में, R1 देखो R3 और R4 सीरीज में है, और R1 और R2 सीरीज में है, और इन दोनों का जो नेट आएगा वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो अब हमसे तुम करंट पूछ लो या आर इक्विवेलेंट पूछ लो या कुछ भी पूछ लो, आई कैन सॉल्व इट। कितने लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज समझ में आया? कितने लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बच्चा कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज को क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज ही कहते होंगे यार, है ना, हिंदी में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? A to Z फजीला दोबारा समझा दो। ऋषु शर्मा, देखो ऋषु, साइंटिस्ट साहब ने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, मतलब एक ऐसा कोई भी एक चतुर्भुज ले लिया। हर चतुर्भुज के चारों उसमें हर चतुर्भुज के चारों साइड्स में एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर इन्होंने एक विकर्ण में बैटरी लगाई, एक डायगोनल में बैटरी लगाई, दूसरे डायगोनल में रेजिस्टेंस तो लगाया लेकिन उसमें मापने के लिए करंट भी मन लगा दिया। ठीक है, एक क्या लगा दिया? एक करंट मापी, धारा मापी, जिसको अमीटर बोलते हैं, उसको भी लगा दिया। फिर इन्होंने देखा कि एक ऐसा केस जब R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाता है, जैसे मैंने R2 2 लिया और R1 2 लिया और R2 4 लिया, तो इनका रेशियो कितना आएगा? 1/2। और R3 3 लिया और R4 6 लिया, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 1/2। जब मैं कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लेता हूं तो इसमें बहने वाली जो धारा है वो 0 हो जाती है। जब धारा नहीं बहेगी तो इसको रखने और ना रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर मैं इसको यहां से ओपन कर दूंगा और ऐसा बना दूंगा। इस सर्किट और इस सर्किट में कोई फर्क नहीं है अगर R1/R2 R3/R4 के बराबर है तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया। अगर व्हीटस्टोन बैलेंस है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बजाय किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल देता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। चलिए, अब सवाल को पकड़ना। पहला, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। दूसरा, नेट करंट थ्रू द बैटरी। चलिए, आर इक्विवेलेंट और नेट करंट थ्रू द बैटरी बताइए। तो कैसे करिएगा? कैसे आर इक्विवेलेंट निकालिएगा बताइए बच्चा पार्टी।
हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, कैसे निकालोगे? तो पहले अगर यहां से करंट जाए भी ना तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, तो ना तो इस सीरीज में दिख रहे हैं और ना ही पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इसका एक टर्मिनल यहां है और एक टर्मिनल यहां है, बीच में रेजिस्टेंस आके मामला खराब कर रहा है। तो ये तुम्हें डायरेक्टली ना तो सीरीज में दिख रहे हैं और ना ही पैरेलल में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें इस फिगर को देख के कुछ समझना पड़ेगा कि साहब ये तो व्हीटस्टोन से मैच कर रहा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या व्हीटस्टोन बैलेंस है। चेक करो। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या बोलेंगे? दैट इज 24, 4 और 24, ये 2 और 12। तो हम इसका और इसका रेशियो लेंगे 4/24, और इसका रेशियो लेंगे 2/12। ये कितना आ रहा है? 4/24 कितना आ रहा है सर? 4 6 के 24, 1/6 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है सर? ये भी 1/6 आ रहा है। मतलब 4/24 और 2/12 क्या है? इक्वल है। अगर ये इक्वल है मतलब R1/R2 इक्वल है R3/R4 के, तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैं इसको बोलूंगा सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसा है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब इस वाले 20 ओम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं बहेगा। तो इसको यहां से मिटा दो। अब जैसे ही मिटेगा ना तुम्हें सब क्लियर दिखने लगेगा कि सर ये 2 ओम और ये 12 ओम सीरीज में है। अगर ये दो सीरीज में है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 12 2 14, और 4 ओम और 24 ओम किस में है सर? सीरीज में है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 4 और 24 28। अब इसको सॉल्व कर लो। 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, हमसे नेट करंट पूछा जा रहा है। पहले आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। तो ये 14 और ये 24 किस में है? पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करूंगा? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा 14 गुणे 28, 14 गुणे 24 4 28, 28 अब 5 14 कॉमन कर लूँ तो 1 + 3, 14 दूना 28 ये हो जाएगा। 14 ने 14 को मार दिया, 3 8 24। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई दैट इज 8 ओम। आई की वैल्यू क्या होगी? V/R इक्विवेलेंट। नेट वोल्टेज कितना है? 20, और आर इक्विवेलेंट कितना है? 8। तो लिख दूंगा 4 दूनी 8, 4 5 20, तो दैट इज 2.5 एम्पियर आंसर। कितने लोग कह रहे हैं अच्छा जी व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से हमारे सर्किट को सॉल्व करने के काम आ रहा है। कई बार डायरेक्ट सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज से आता है, कई बार सवाल डायरेक्ट आएगा एंड यू हैव टू फाइंड क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है, देख के क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे 24 नहीं किया, 4 और 24। अरे 24 ओम था, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ये 24 ओम ही था, ये 24 ओम ही था, तभी व्हीटस्टोन बैलेंस भी हो रहा था। तो देखो 2 और 12, 4 और 24, ठीक है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है सर व्हीटस्टोन का सवाल आ जाएगा, मैं कर लूंगा? कितने लोग कह रहे हैं सर मैं कर लूंगा? व्हीटस्टोन का कोई भी सवाल दो मैं कर लूंगा, सर्किट का कोई भी सवाल दो मैं कर लूंगा। कहीं करंट पूछ लो, कहीं वोल्टेज पूछ लो, कहीं पावर पूछ लो, कहीं आर इक्विवेलेंट पूछ लो, कुछ भी पूछ के तो देखो सर, सर्किट मेरे चुटकियों का काम है, मैं आराम से कर लूंगा। चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज का हो या आर इक्विवेलेंट का हो या इक्विपोटेंशियल का हो, सर कोई भी सवाल हो, आई कैन डू दिस। अब जो लोग डीपीपी लगा रहे हैं उनको पता चल रहा होगा, जो लोग एएमयू के पीवाईक्यूज को लगा रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, हाँ या ना? बोलो। सर जामिया सीएससी में एडमिशन के लिए मुस्लिम ओबीसी को कितनी परसेंटाइल चाहिए? अच्छा अगर तुम बीटेक में हो तो कम से कम 94 परसेंटाइल, मतलब मिनिमम 94 to 95, 95 प्लस रहे तो ही तुम वो समझना मिनिमम, अगर तुम मुस्लिम हो और ओबीसी में हो और वुमेन है तो, ठीक है? मतलब वुमेन मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में एटलीस्ट 95 94 होना चाहिए। और अगर तुम मेल हो तो 96 तक तुम सोच सकते हो कि 96 प्लस है तो चांस है कि तुम्हारा काम हो जाए। ओके ऋषु कह रहा है सर कर लेंगे, A to Z कह रहा है कर लेंगे। ऋषु अगर तुम्हें एएमयू क्लास 11th की पीवाईक्यू चाहिए तो हमारे ऐप पर मिल जाएगा, एएमयू बीटेक की पीवाईक्यू चाहिए तो भी हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ओके गाइस चलो अब आओ, अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। इस सवाल को करो, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन यू सॉल्व दिस? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कई लोग होंगे तुम में से जिनके तोते उड़ जाएंगे इस सवाल को देख के।
कक्षा 10 में किसी सवाल इस टाइप के सवाल किसी नॉर्मल बच्चे को दे दोगे ना, पैंट ना गीली कर दे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम पैंट गीली नहीं करोगे, है ना। क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम इस सवाल को देख के समझ जाओगे कैसे करना है। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो पहले देखो, वैसे तो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। मैं इसको सीरीज पैरेलल पहले बनाता हूं। देखो ए है, इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, और ये बी ऑलरेडी है तो मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूं। अब मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैं रीड्रॉ करता हूं, दिस इज पॉइंट सी और दिस इज पॉइंट डी। ए और सी के बीच में आर ओम का रेजिस्टेंस है, तो बनाइए और काट दीजिए, जो जो बनता जाएगा उसको काटते चलना, आर ओम का रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो ए आर ओम का रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में है, तो इसको भी बना के काट दो। ए डी और बी के बीच में आर ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको भी बना के काट दो। डी और बी के बीच में आर ओम का रेजिस्टेंस, इसको भी बना के काट दिया। और ए और डी के बीच में आर ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और डी के बीच में भी आर ओम का रेजिस्टेंस बना के काट दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये कौन सा, किसके किसके बीच में, सी और बी के बीच में है, तो इसको भी आर ओम बना के काट दिया, आर ओम बना के काट दिया। अब अपने को चाहिए ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट चाहिए ए और बी के बीच में, तो आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे। कितने लोग कह रहे हैं सर इसका और इसका रेशियो 1 है और इसका बीच का रेशियो 1 है, तो क्या ये बैलेंस्ड ब्रिजस्टोन है। बैलेंस्ड है क्या, ये ब्रिजस्टोन बैलेंस्ड है। हाँ सर बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड जब होता है तो बीच वाले में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तो इस बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, इस बीच वाले को यहां से हटा दीजिए। तो अब देखो ए आर और ए आर क्या है, सीरीज में है, तो इनका नेट क्या हो जाएगा साहब, 2R हो जाएगा। और ए और आर सीरीज में है तो इनका नेट भी क्या हो जाएगा 2R, और 2R और 2R पैरेलल में है तो इसका नेट हो गया R। दैट इज द आंसर। टंटना। कितने लोग कह रहे हैं ओ क्या सवाल था, लुल्ल सवाल था, है कि नहीं, है ना। थैंक यू एसएस। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है गाइस, बच्चों पार्टी। जनरल को डिप्लोमा में कुछ नहीं यार, तुम 60-70 नंबर लेके आओ, जामिया डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा आराम से, है ना। 60 मार्क्स लेके आओ, एएमयू डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया। अर्स बच्चा पार्टी, एवरीवन प्लीज टेल मी गाइस, इज इट फाइन। क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको क्लियर है भाई। टेस्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल आएगा ही आएगा, पक्का गारंटी के साथ आएगा टेस्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, पकड़ने भी आना चाहिए। देखो ये बना के नहीं दिया था, लेकिन मैंने बनाया और मैंने दिखाया और मैं फिर समझाया कि देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कई बार रूप बदल के, भेष बदल के बैठे रहते हैं सब सवाल सब, लेकिन जब तुम उसको थोड़ा बहुत उसमें छेड़खानी करोगे ना, जब जैसे ही थोड़ा सा रीड्रॉ करोगे, सबका क्या हो जाएगा, सबका भेद खुल जाएगा, सबका रूप सामने आ जाएगा कि कौन क्या है। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। ये सवाल है, तुम्हें बात करना है, तुम्हें बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। आर की वैल्यू बताना है, आर की वैल्यू बताना है अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो आर की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना बेटा, तो मैं गारंटी के साथ इसको बोल सकता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज रहा होगा। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज रहा होगा, अगर मैं इसको यहां से तोड़ता भी हूं तो मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलूंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलूंगा, और मैं बोलूंगा कि 5 और 10 का रेशियो 5/10 उल्टा करके दिखा रहा है ना। अरे देखो ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसको बनाऊं ना, इसको बनाऊं तो एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है,
और क्वाड्रिलेटरल के एक विकर्ण में, क्वाड्रिलेटरल के एक विकर्ण में वोल्टेज लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण में ए लगा हुआ है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? मैं बोलूंगा सर 5/10 बराबर होगा 20/r के, 1/2, तो r की वैल्यू जो यहां से आएगी वो आएगी 40 ओम। अब कितने लोग को ये फील हो रहा है कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है, कितने लोग को नहीं फील हो रहा है कि सर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। नहीं फील हो रहा है? मैं फील कराऊं? चलो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी ये होगा, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी होगा। चलो मैं फील कराता हूं इसको, है ना। अच्छा, ए और बी के बीच, ये जो रजिस्टर और जो बैटरी लगा है ए और बी के बीच लगा है, तो चलो मैं फील कराता हूं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे पॉइंट सी रख दो, यहाँ पे पॉइंट डी रख दो, ठीक है। मैं अभी फील करा देता हूँ। ए और बी के बीच क्या लगा है? एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ए और बी के बीच में एक बैटरी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए और सी के ओम में, ए और सी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 5 ओम। सी और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, मेरे को नहीं पता कौन सा है, तो 5 ओम काट दिया, ए रजिस्टर काट दिया। सी और बी के बीच में 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो सी और बी के बीच में 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी काट दिया। अब देखो डी और बी के बीच में आर ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो डी और बी के बीच में आर ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और कौन सा है? 20 ओम का, ए और डी के बीच में। अब सोचो तुम, क्या ये बीटी स्टोन है? हाँ सर बिल्कुल बीटी स्टोन है। कैसे? अगर 5 और 20 का रेशियो 5/20, सॉरी 20 और आर का रेशियो 20/r इक्वल हो जाए 5/10 के, तो क्या होगा? लो 5 दूनी 10, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। अगर ये इक्वल होगा तभी इसमें करंट नहीं बहेगी, और अगर इक्वल नहीं होगा तब इसमें करंट बहेगी। और ये बोल रहा है कि इसमें करंट जीरो है, किसमें? सीडी में। इस सीडी में करंट जीरो है। अगर इसमें करंट जीरो है तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है, ये अगर सीडी में करंट जीरो है, सीडी में अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब साफ है कि ये जो व्हिटस्टोन ब्रिज है एक बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज है। और इसका फार्मूला फिर लगाएंगे R1/R2 इक्वल टू R3/R4। कितने लोगों को समझ में आ गया? कोई बात नहीं इशू शर्मा, बिल्कुल आपका सपना पूरा होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया बच्चा पार्टी? कितने लोगों को समझ में आ गया व्हिटस्टोन ब्रिज? हाँ या ना? आई होप व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो होगा तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल हैं जो अपने तुम्हें सर्किट में देखने को मिलेंगे और उनको समझ लेना है। पहला इलेक्ट्रिक सेल, अगर एक ऐसा बना होगा तो उसको हम बोलेंगे सेल, लेकिन बहुत ज्यादा सेल को अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा बैटरी, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ स्विच आता है ना, स्विच वो ऐसा होता है। अब अगर स्विच ओपन हो, जैसे मान लो एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और यहाँ पर एक बैटरी है। अब देखो जब स्विच ऐसा होगा तो इसको हम बोलेंगे ओपन स्विच। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? ओपन स्विच। मतलब अगर ये स्विच ओपन है, ये खुला हुआ है, मतलब कि ये जुड़ा नहीं है। अब जब तक ये जुड़ा नहीं है तो क्या होगा? ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, नो ग्लो, कोई करंट नहीं होगी इसमें। करंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है। लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे ये हो जाएगा ऑन। अभी ये ऑफ कंडीशन में है, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट, मतलब सर्किट में पॉइंट लगा देगा तो उसको तुम समझ लेना दिस इज इन ऑन कंडीशन। अब जब ऑन कंडीशन में होगा तब करंट फ्लो होगी, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, है ना। कई बार ऐसे दिखाने के बजाय ऐसे भी दिखाता है। कैसे? ऐसे दिखाएगा, ऐसे। अब ऐसे, अगर ऐसे, मतलब अब अगर ऐसे दिखा रहा है, अगर इसको दबा के इस पे चिपका देगा तो ऑन हो जाएगा, और अगर ऐसे ही रखेगा, अगर ऐसे ही रखेगा तो ऑफ होगा। बात समझ में आ रहा है? तो स्विच दिखाने के दो तरीके हैं, अब चाहे जिस भी तरीके से दिखाए, ठीक है। जब वायर ज्वाइंट करेगा तो ऐसा दिखाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएगा तब ज्वायर होगा। अगर वायर को क्रॉस कराना है बिना टच कराए तो ऐसे कराएगा, ठीक है।
इलेक्ट्रिक बल्ब सर्किट में दिखाना हो तो ये दिखाने के बजाय ऐसे दिखाएगा, रजिस्टर दिखाना हो तो ऐसे दिखाएगा, वेरिएबल रजिस्टर दिखाना हो तो ऐसे दिखाएगा या फिर ऐसे दिखाएगा। वेरिएबल रजिस्टर क्या है कि यहाँ से यहाँ जैसे मतलब ये वेरी करेगा, पहले इसकी लेंथ इतनी रख रहा है, बाद में इतनी रख देगा तो और ज्यादा रजिस्टर, इतना रख दिया तो पूरा रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियो स्टेट भी बोलते हैं, नाम रखना, याद रखना, कई बार सवाल में रियो स्टेट के बारे में बात करता है। तो रियो स्टेट हम मीटर ब्रिज में यूज करेंगे, मीटर ब्रिज में यूज करेंगे, वहां पे रेजिस्टेंस जो होता है वेरिएबल होता है। उसके बाद है अपना अमीटर। क्या है बेटा? अमीटर। अमीटर का यूज होता है धारा मापने में, अमीटर का यूज होता है धारा मापने में। और उसके बाद है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मापने में। और फ्यूज, जो हमारे घर पे फ्यूज होता है वो ऐसे होता है, उसको ऐसे सिंबल में दर्शाया जाएगा, है ना। अब हमें पढ़ना है अमीटर और वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर, अमीटर और फ्यूज, ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं। आओ हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखो कल आज तो खैर यही खत्म करते हैं, डीपीपी के बारे में बात करते हैं। क्या सबने डीपीपी सॉल्व किया है? हम्म। क्या आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया है, हाँ या ना बोलो? क्या आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया है? आकाश प्रजापति, बढ़िया हूँ भाई। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया है कि नहीं बच्चा पार्टी? अगर किया हो तो बता दीजिए, नहीं किया हो तो भी बता दीजिए। ठीक है, डीपीपी के जितने भी सवाल हैं अब आप 100% कर सकते हैं। मैंने 30 सवाल दिया था और मे बी कल 30 सवाल की डीपीपी दे दूं, मतलब ये लास्ट डीपीपी होगी इस चैप्टर की। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। तो आई होप कि डीपीपी आप कर लिए होंगे। और सवाल आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं कर लिया? ऋषु वर्मा, डीपीपी हमने व्हाट्सएप पे भी भेजा था, डीपीपी हमने तुम्हारे कोर्स में रैंक बूस्टर में भी अपलोड किया हुआ है। तो डीपीपी जरूर करना, डीपीपी नहीं लगाओगे तो फिर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, फिर सब भूल जाओगे। ठीक है, डीपीपी सबको लगानी है, फ्री डीपीपी है, बिल्कुल लगाइए। जो सवाल फंस रहा है हमसे पूछिए, डिस्कशन करिए। तो एक दिन और देता हूँ, आज का टाइम देता हूँ, कल हम डीपीपी डिस्कस कर लेंगे और फिर हम कल पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। डीपीपी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने नहीं कराया है। लेकिन मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ कि डीपीपी अगर तुमने मेरे लेक्चर्स को देखे हैं ना तो 100% डीपीपी लगेगी। तो थोड़ा मेहनत से काम करो, डीपीपी लगाओ, जो उसके बाद डाउट आए वो पूछो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस। ओके गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और डीपीपी के साथ बिल्कुल भी वो नहीं। आई होप तुम लोग को डीपीपी समझ में आ रहा होगा। मैं डीपीपी एक बार और दिखा देता हूँ। एसटीबीजी वाली वेबसाइट पे जैसे ही तुम जाते हो ना, यहाँ पर एक कोर्स है EMU रैंक बूस्टर, 1 रुपए का कोर्स है। आई होप सबने बाई कर लिया होगा। कंटेंट में जैसे जाओगे तो यहाँ पे पहले तो तुम्हें सारी पीवाईक्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पे जाओगे ना तो डीपीपी मिल जाएगी। फिजिक्स डीपीपी में मैंने 2 डीपीपी दी है, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की डीपीपी दी है। और इसमें 30 सवाल हैं और अच्छे सवाल भी हैं, क्वालिटी वाले सवाल भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इजी सवाल हैं, कुछ क्वालिटी वाले सवाल हैं। तो सारे सवाल तुमको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सारे सवाल तुमको अटेम्प्ट करने हैं। 30 सवाल थे, 23 है इसमें, लेकिन अभी मैं इसको री अपलोड कर दूंगा, उसमें 30 सवाल हैं। तो सारे सवाल तुम कर लेना, ठीक है। और डीपीपी में अच्छे भी सवाल हैं। आई होप तुम लोग को मज़ा आएगा, तुम्हारे एग्जाम के लेवल के सवाल हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। डीपीपी के लिए एक दिन और देता हूँ एक्स्ट्रा, उसके बाद नहीं दूंगा। संडे को तुम्हारा टेस्ट है, कल ये चैप्टर मैं किसी भी हालत में ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे 2 ही क्लास क्यों ना लेना पड़े या 2 घंटे का ही क्लास क्यों ना लेना पड़े। इससे ज़्यादा मैं टाइम अब इस पर नहीं दे सकता। फिर हम अगले चैप्टर में मैग्नेटिज्म पे चलेंगे और पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू वर्ष।